हेलो माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग जो है आपका क्लास 7 का ज्योग्राफी चैप्टर 4 को जो है डिस्कस करेंगे और आज ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका 2 पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि डियर चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए जो है हम लोग इसका पार्ट करके चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी की एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो भी हम पढ़ेंगे ना बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है, स्टार्ट करते हैं। तो डियर, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे वायु दाब तक, ठीक है। आज हम लोग पवन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं वायु दाब के बारे में। देखिए क्या होता है ना, जहाँ पे आपका तापमान ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो हवा जो रहता है ना वो गर्म हो जाता है। और जब हवा गर्म होता है ना तो वो पता है हल्का हो जाता है, हल्का हो जाता है तो वो क्या होता है, वहाँ से आपका ऊपर चला जाता है, यानी हट जाता है। तो जहाँ पे आपका तापमान ज़्यादा रहता है ना, उसका जो हवा जो रहता है ना वो गर्म होकर वो क्या चला जाता है, ऊपर उठ जाता है। तो उसको वहाँ पे वो क्या बनाता है, वो नीम दाब क्षेत्र बनाता है, ठीक है। अगर ऊंचा तापमान रहेगा तो कैसा क्षेत्र बनाता है, नीम दाब क्षेत्र। मतलब यहाँ पे प्रेशर कम रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ का जो हवा है ना उसका तो वो जो है ना वो गर्म है, हल्का है। जब वो हल्का है तो प्रेशर भी तो कम बनाएगा ना, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, नीम दाब क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो जब नीम दाब क्षेत्र वाला में क्या होता है, बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। कैसा मौसम, नमी मौसम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन ऐसा जहाँ पे तापमान कम रहता है वहाँ का हवा जो रहता है ना ठंडा ठंडा रहता है। अब वहाँ का हवा ठंडा रहता है तो डेर वहाँ पे वो जो हवा जो रहता है भारी रहता है, तो उसका प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो वो क्या बनाता है, उच्च दाब क्षेत्र बनाता है। कैसा बनाता है, उच्च दाब क्षेत्र बनाता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ का जगह जो वैसा जगह में क्या होता है, उच्च दाब के क्षेत्र में आपका आकाश जो रहता है स्वच्छ आकाश रहता है, ठीक है। अब देखो, कोई भी चीज़ जो रहता है ना, जब भी वो फ्लो करता है ना तो वो हमेशा उच्च दाब से जो है, यानी ऊंचा से लेके नीचे की ओर करता है, कभी भी नीचे से ऊपर तो नहीं जाता है ना, वो हमेशा ऊपर से जो रहता है नीचे की ओर आता है। तो हवा भी जो रहता है ना, ये आपका उच्च दाब क्षेत्र से किधर जाएगा, नीम दाब क्षेत्र की ओर। नीम दाब क्षेत्र में आपका क्या है, आपका हाई टेम्परेचर है। उच्च दाब क्षेत्र में क्या है, आपका लो टेम्परेचर है। यहाँ पे लो टेम्परेचर है तो इसका प्रेशर क्या है, आपका इसका प्रेशर ज़्यादा है, और यहाँ पे इसका जो है प्रेशर कम है, इस, ठीक है। ये क्लियर हो गया, उच्च दाब क्षेत्र और निम्न दाब क्षेत्र कैसे बनता है। और ये हवा जो रहता है हमेशा जो रहता है उच्च दाब क्षेत्र से कहाँ जाता है, निम्न दाब क्षेत्र की ओर जाता है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि पता है वो क्या कहते हैं, जैसे चांद है, चांद पे ना कोई हवा नहीं रहता है, इसलिए वहाँ पे कोई वायु दाब भी नहीं रहता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री जब भी जाता है ना तो एक विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरा हुआ एक आपका अंतरिक्ष पोशाक हम लोग कहते हैं उसको पहन के जाता है। अगर वो ऐसा पहन के नहीं जाता है तो पता है क्या होगा, यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उसका जो रक्त शिरा है ना वो फट जाएगा, ठीक है। और अंतरिक्ष यात्री जो है वो आपका रक्त श्रावित हो सकते हैं। क्यों ऐसा होगा, जैसे कि देखिए हम लोग का भी बॉडी है ना, तो हम लोग के चारों ओर जो रहता है, मान लीजिए बॉडी है, ठीक है। तो इस बॉडी के चारों ओर से जो है हवा है, ठीक है, और ये चारों हवा जो है इस पर प्रेशर लगा रहा है, इस पर प्रेशर लगा रहा है। ऐसे ही जो है आपका अंतरिक्ष में भी जो है आपका कोई वायु है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम लोग का बॉडी जो है इसका भी इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाता है, इसलिए हम लोग पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर है, हम लोग पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं पवन के बारे में। अभी हम लोग बताएं कि जो उच्च दाब क्षेत्र से हमेशा जो हवा जो है वो निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो है बहता है। तो इसकी जो हवा की जो गति होती है ना, उसकी जो स्पीड होती है हवा की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। क्या कहते हैं डियर, पवन कहते हैं। देखिए ये पवन जो रहता है ना अलग अलग प्रकार के होता है, क्योंकि जैसे कि अभी हम लोग महसूस किए होंगे कि कभी हवा ऐसा चलेगा कि आपका कुछ पत्ते जो है उड़ा के ले जाते हैं, कभी कभी वो थोड़ी इतनी तेज़ी से रहता है ना कि वो अपने सब बालू भी उड़ा के लेके चले जाते हैं। और कभी कभी आप देखिएगा कि अगर वो हवा चल रहा है ना तो आप उसके विपरीत दिशा में भी जा नहीं सकते हैं, ठीक है, वो इतना स्पीड में रहेगा। अगर आप छाता लेके निकलिएगा तो आपका छाता उड़ जाएगा, कभी आप महसूस भी किए होंगे। तो इस तरीके से जो है ना हम लोग 3 प्रकार से जो है हम लोग हवा को विभाजित करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं, ठीक है।
देखिए ये भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पवन का नाम जो रहता है ना डियर, उसका कौन दिशा से आ रहा है इस पे ये आधारित होता है, ठीक है। और उस पे आधारित होता है मतलब ये उस पे वो निर्धारित होता है, सॉरी, ठीक है। यानी हम लोग उसी के अकॉर्डिंग जो है उसका नाम रखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बोले पश्चिम से अगर वो हवा आ रहा है तो उसको हम लोग पश्चिमी पछुआ पवन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो इस तरीके से ना हम लोग तीन प्रकार के हवा को पवन को डिवाइड किए। एक होता है अस्थाई पवन। देखिए अस्थाई पवन ये होता है ना कि उसका दिशा कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। वो हमेशा सालों भर एक ही दिशा में बहते ही रहता है। क्लियर है? अगर हम इसका उदाहरण के लिए बोले तो व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें जो होती है ना, ये जो है अस्थाई पवनें में आती है। नेक्स्ट है मौसमी पवनें। देखिए मौसमी पवनें जो रहती है ना, ये ऋतु के साथ जो है अपनी दिशा बदलती है, मतलब गर्मी में, ठंडी में और स्प्रिंग सीजन में इसकी जो दिशा रहती है वो अलग अलग होती है। अगर हम बोले भारत में मानसूनी पवनें जो है ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, उदाहरण, तो ये मौसमी पवन का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्थानीय पवनें। देखिए स्थानीय स्थानीय मतलब एक जगह का बोल रहा है, किसी भी छोटे क्षेत्र का बोल रहा है। अगर हम समुद्री इलाके का रहे बात करते हैं तो उसका जो पवन रहता है, ठीक है ना, वो कुछ अलग रहेगा। अगर इसी की अपोजिट में अगर हम भारत के उत्तरी क्षेत्र में काफ़ी गर्म होता है तो उसका गर्म हवा के बारे में हम बोले जिसको हम लोग लू कहते हैं, तो वो भी आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्थानीय पवन, ठीक है। तो इस तरीके से तीन प्रकार के पवन हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब डियर ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रमुख वायुद्वीप पेटियाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री दक्षिण में उच्च दाब पड़ता है और आपका 90 डिग्री उत्तर में जो है उच्च दाब पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चक्रवात और प्राकृतिक आवेश, मतलब जब भी चक्रवात होता है तो किस तरीके से आपका नुकसान होता है उसके बारे में बताया गया है। जो अभी तक कितनी बार चक्रवात आया ना उसके बारे में, जैसे कि बंगाल की खाड़ी में जब चक्रवात आया था तो क्या क्या मतलब हुआ था नुकसान, कब कब आया था। तो 1780 अक्टूबर 1999 को ना जो है आपका उड़ीसा में 5 जिले में चक्रवात आया था, ठीक है। इसे बहुत ही मतलब नुकसान हुआ था, बहुत ही तबाही मचाया था। और 260 किलोमीटर प्रति घंटा से ये जो हवा जो है ना पूरा 36 घंटा तक चला था। तो समझ सकते हैं आप कि वहाँ पे कितना नुकसान हुआ होगा। जैसे जैसे कि विद्युत आपूर्ति हो गया, टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से नष्ट हो गया था। इसके साथ ही यहाँ पे चक्रवाती पड़ने के कारण जो उठी ज्वारीय तरंग स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गया था और तटीय क्षेत्र में एक भयानक तबाही मचाया था। फिर अचानक क्या हो गया कि 7 से लेकर 10 मीटर ऊंचा ज्वारीय तरंगे आई थी और जो मतलब इससे जो है आपका जितना भी धान उन था ना फसल उसको नष्ट कर दिया था। धान जो है इस वक्त हार्वेस्टिंग के लायक हो गया था काफ़ी, मतलब कि बड़े बड़े मतलब बस कटाई करना बाकी था और अचानक ऐसा आया और फिर वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। 25 अक्टूबर 99 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में औदाब के कारण जो है ये चक्रवात उत्पन्न हुआ था और धीरे धीरे उत्तरी पश्चिमी दिशा में बढ़ा था और फिर क्या हुआ, ये महाचक्रवात का रूप ले लिया। और 29 अक्टूबर को जो है उड़ीसा के इरेशामा और बालीकुडा के बीच जो है के क्षेत्र को वो बहुत ही प्रभावित किया था। इसमें काफ़ी नुकसान हुआ, 130 लाख जो है प्रभावित हुए थे। और ये पारादीप और कोरनाक के बीच मैंग्रोव की तो डी कोनार के बीच स्थित जो मैंग्रोव के जंगल है ना वो जो है आपको पूरी तरह से लुप्त हो गया था, ठीक है। तो बस ये आपकी जानकारी के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इसमें से क्वेश्चन वैसा कुछ आता नहीं है। स्टार्ट करते हैं हम लोग आर्द्रता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सीटेट के एग्ज़ाम में ना ये क्वेश्चन जो है एज इट इज़ जो है आपको देखने को मिला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जहाँ पे आपको इस तरीके से फिगर दिखाया गया, पूछा गया है ये किस तरीके की वर्षा होती है, किस तरीके का वर्षा है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा आर्द्रता के बारे में जानते हैं। आर्द्रता होता क्या है, देखिए जब बहुत टेम्परेचर रहता है तो वहाँ पे जितने भी आप देखेंगे या नदी तालाब, तो उसका पानी जो रहता है गर्म हो जाता है और गर्म होके जो रहता है वो ऊपर चला जाता है, वेपर बन जाता है, मतलब भाप बन जाता है। अब ये भाप कहाँ जाएगा, वो भी तो वायु में जाएगा, हवा में जाएगा, ठीक है। तो ये जो भाप जो रहता है वायु में जब जाता है, हवा में जब जाता है तो इसको हम लोग आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। तब जब जो है
वायु में इससे तो धीरे धीरे जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है तो उसका जो वेपर जो रहता है वो उतना ही स्पीड में, उतना ही हाई स्पीड से जो रहता है पानी गर्म होते जाता है, वो वेपर बनते रहता है और इस तरीके से सब वायु में चला जाता है। तो जब वायु में जो रहता है आपका जल वाष्प की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग आर्द्र दिन कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, उसको आर्द्र दिन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जैसे जैसे वायु जो रहता है गर्म होता है वैसे ही उसकी जो नदी तालाब का जो मतलब कि आपका जल वाष्प का जो धारण करने की क्षमता रहती है ना वो बढ़ते रहती है। क्लियर है यहाँ तक? तो आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और असहज महसूस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो डियर जब देखे होंगे जब आप पानी गर्म करते होंगे ऊपर से हम लोग कुछ ढक देंगे, ठीक है, तो ये पानी जो है गर्म करके जाता है और यहाँ पे वो जो रहता है जब ठंडा होता है तो वो वापस जो है मतलब कि पानी बन के नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब यहाँ से जो है नदी तालाब से जब पानी जो है वेपर बन के गर्म होके जब ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ ठंडा होके वो क्या हो जाएगा, यहाँ ठंडा होके डियर वो आपका जो है वापस जो है पानी बन के जो है गिरने लगता है और तब क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, तो वर्षा जो रहती है पूरे आपका 3 प्रकार की वर्षा होती है। अब हम लोग देखते हैं किस किस तरीके की वर्षा होती है। ठीक है, तो एक होती है आपका श्रवणी वर्षा, एक होती है परिवर्तीय वर्षा, एक होती है चक्रवर्ती वर्षा। तीनों वर्षा का नाम देख लीजिए। ठीक है, श्रवणी, परिवर्तीय एवं चक्रवर्ती वर्षा। यहाँ पे थोड़ा सा अब बस एक बार पढ़ लीजिए, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं और इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में ये संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, कुछ तो देख लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखिए चक्रवाती वर्षा क्या होती है। देखिए जब ज़मीन से जो है पानी मतलब कि आपका हवा जो रहता है गर्म हो जाता है और ये जब ऊपर की ओर जाता है क्योंकि ये हल्का हो गया ना तो ये ऊपर की ओर जाता है और इसका जगह कौन लेता है, ये ठंडा हवा लेता है। कौन लेता है, ठंडा हवा लेता है। ठीक है, ये गर्म हवा ऊपर जा रहा है, ठंडा हवा उसकी जगह ले रहा है, तब जो वर्षा होती है उसको हम लोग चक्रवाती वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्वतीय वर्षा। हम लोग अभी पढ़े ना आर्द्र वायु क्या होती है। ठीक है, तो डियर आर्द्र वायु क्या था, आर्द्र वायु वो था जब वायु में जो है आपका गर्म मतलब जो वेपर प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग आर्द्र वायु कहते हैं। ठीक है ना, तो वो जब ऊपर जाता है आप वो जो है आपका ठंडा होके नीचे गिरता है। तो पर्वत, ये जो पर्वत में जब गिरता है तो किस तरीके से ये पर्वत से होके वो ढलान तरीके से गिरता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका पर्वतीय वर्षा कहते हैं। देखिए जब पहाड़ी पार्श्व से पेड़ काटे जाते हैं वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है और निचले इलाके में बाढ़ के कारण बनता है। जब वो ऊपर से गिरता है तो नीचे जो है बाढ़ टाइप का हो जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्वतीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए सवर्णी वर्षा, इसमें जो है गर्म हवा जो है आपका ऊपर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जाएगा और ये जब ठंडा होकर वापस ये नीचे आ जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सवर्णी वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे अर्धवायु बोल का बात करेगा वो कौन सा हो जाएगा, पर्वतीय वर्षा हो जाएगा। ये तीनों वर्षा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे देखिए वर्षा के दूसरे रूप हिम, हिमवृष्टि तथा ओला है। क्लियर है, पौधे तथा जीव जंतु की जीवित रहने के लिए वर्षा जो रहता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर वो कम होता है तो सूखा आ जाता है और इसके विपरीत अगर वो बहुत ही अधिक वर्षा आती है तो बाढ़ आ जाता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से ये जो है हम लोगों को अफेक्ट करता है। तो डियर ये जो है चैप्टर क्लियर हो चुका है। अगर आप इसका पहला पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सोशल साइंस प्लस सीटेट। ठीक है, इस नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जितने भी सब अभी तक क्लियर हुआ है ना क्लास हो चुका है, आपको सारे क्लासेस की रिकॉर्डेड मिल जाएगी। तो डियर हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर और इसमें जो है इसका एक और पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जो है हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितना एमसीक्यू होगा ना उस एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। अगर आपको एमसीक्यू की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और ये ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा क्या कि हमको एमसीक्यू कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। हम फिर मिलते हैं डियर, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।